जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। आज जिसका एग्जाम है वो दोस्तों सेंटर ढूंढ गए होंगे, उसको बहुत सारी बधाई। और दोस्तों जिसका आगे एग्जाम है वो लगातार प्रैक्टिस सेट को देखिए। आज दोस्तों ये आपका 10वां प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस सेट आपका अंत होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि शाम से जो प्रैक्टिस सेट आपका आने वाला है, शाम से जो दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट आएगा वो दोस्तों मोस्ट एक्सेप्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा। तो उस प्रैक्टिस सेट को एकदम आराम से देखिएगा। हमने आपको बताया था कि एग्जाम तक हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो ये हमने आपको करवा दिया जो बोले। और दोस्तों कल आपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर नहीं देखा है तो ज्योग्राफी का देख लीजिएगा। आज दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग आज का अंतिम दोस्तों प्रैक्टिस सेट देखते हैं। और आज शाम से जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो दोस्तों अलग तरीके से प्रैक्टिस सेट आपका आने वाला है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ढोला सादिया पुल भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? लोहित। तो याद रखिएगा दोस्तों, ढोला सादिया पुल जो जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु पुल है, तो वो दोस्तों किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं रहेगा ऑप्शन में, लोहित नहीं रहता, तो ब्रह्मपुत्र नदी मानते, क्योंकि लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ पर बहती है? तो ये दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये अपना जल जो है तिब्बत से होते हुए दोस्तों यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, और अपना जल जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराती है बांग्लादेश के होते हुए। ठीक है। इस तरह दौरान इसका लंबाई अगर बात करिएगा तो ये दोस्तों 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। और अगर दोस्तों इसका बोलेगा सहायक नदियां, पूछा जाएगा आपको कि सहायक नदियां इसका कौन कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों कई सारे सहायक नदियां होते हैं। जैसे आपका हो गया दोस्तों मानस हो गया, कामेंग हो गया, कमेंग हो गया दोस्तों, लोहित हो गया, लोहित हो गया दोस्तों, और आपका धनसिरी हो गया, क्या दोस्तों? धनसिरी हो गया, सुभनसिरी हो गया। ये सब दोस्तों क्या है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है? तो देखिए खनिज से पूछेगा, याद रखिएगा कल हमने बायोलॉजी जो अथी ज्योग्राफी में, सॉरी ज्योग्राफी में आपको चट्टान पर आया था, तो याद रखिएगा एक ट्रिक दिया था, तो एडी के भी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ए से हो जाएगा दोस्तों आपका आर्कियन क्रम का चट्टान, क्या बोलिएगा? आर्कियन क्रम का चट्टान। डी से हो जाएगा दोस्तों आपका धारवार क्रम का चट्टान, क्या दोस्तों? धारवार क्रम का चट्टान। और दोस्तों के से हो जाएगा कुडप्पा क्रम का चट्टान, क्या दोस्तों? कुडप्पा। और डी से हो जाएगा, बी से बिंद क्रम का चट्टान। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर इसमें सबसे प्राचीन चट्टान पूछेगा तो वो आर्कियन हो जाएगा, और सबसे नवीनतम पूछेगा तो वो आपको याद रखिएगा कौन हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा बिंद हो जाएगा। अगर बिंद ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका गोंडवाना क्रम का चट्टान होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर खनिज युक्त पूछा है, तो ये दोस्तों धारवार चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोयला के लिए पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा गोंडवाना क्रम का चट्टान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत का दोस्तों सबसे प्रथम अगर रामसर साइट पूछेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा केरल में सतकुमुट्टा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बिहार में आपका कांवरताल झील है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है, तो ये सब बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। देखिए दोस्तों, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ेगी तो वो हो जाएगा आपका सुंडा जल संधि। कौन दोस्तों? सुंडा जल संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गलत जोड़े का चयन कीजिए। ड्रैग्स सेमबर्ग पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, बिल्कुल ठीक है। एपियाइन पर्वत इटली में है। और एक दोस्तों एपियाइन के साथ याद रखिएगा आल्पस पर्वत भी कहाँ पर है? इटली में है। पेरेनीज पर्वत दोस्तों जर्मनी में है, तो यही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। पेरेनीज पर्वत जर्मनी में नहीं है। माउंट कुक दोस्तों न्यूजीलैंड में है, तो बिल्कुल ठीक है। पेरेनीज पर्वत की बात करेगा तो ये दोस्तों स्पेन में है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो नगरीकृत अगर महाद्वीप पूछेगा दोस्तों तो वो आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या दोस्तों? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के किस बंदरगाह को प्रोत प्रांगण सबसे बड़ा है? प्रोत प्रांगण अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों कोच्चिन बंदरगाह। क्या दोस्तों? कोच्चिन बंदरगाह हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कांडला बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? तो याद रखिएगा गुजरात में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा सबसे अधिक आयात और निर्यात पूछेगा कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर होती है? तो ये दोस्तों कांडला बंदरगाह में होती है। आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कांडला में। सबसे अगर पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा प्रकृति का दोस्तों सबसे बड़ा यानी सबसे गहरा बंदरगाह कौन हो जाएगा? तो वो विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, पारादीप कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो माइका सिटी ऑफ इंडिया दोस्तों किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा कोडरमा को कहते हैं। किसको दोस्तों? कोडरमा को कहते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कोयला दोस्तों किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों सिंगरौली को बोलते हैं। क्या दोस्तों? कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सिंगरौली में होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जादूगोरा याद रखिएगा दोस्तों, अयस्क के लिए सबसे उत्पादित कौन हो जाएगा? जादूगोरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में सरकार निःशुल्क वृद्ध और कभी कभी बेरोजगार के लिए पेंशन प्रदान करती है, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत इसे राज्य का कर्तव्य माना जाएगा? देखिए ये सभी जो दोस्तों अगर पूछे थे कि हम कुछ दशा में, अगर आपको बताए थे कुछ दशा में दोस्तों सरकारी सेवा उपलब्ध कराना, ये अनुच्छेद 41 का प्रबंधन है। ये सभी अनुच्छेद जो दिए गए हैं ये डीपीएसपी से संबंधित है, और डीपीएसपी आपका संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो याद रखेगा आयरलैंड से संविधान से भारत ने लिया, और आयरलैंड ने कहां से लिया है? स्पेन से लिया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें अनुच्छेद की बात करेगा तो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद की गई है। अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या बोला गया? यानी राज्य के नीति सिद्धांत जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया है। 39 में दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में बोला गया है ग्राम पंचायत के बारे में। 41 जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि कुछ दशा में सरकारी सेवा उपलब्ध कराना। 42 में बोला गया प्रस्तुति सहायता। 43 में बोला गया निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क में बोला गया कुटीर उद्योगों में बढ़ावा देना। 43 के ख में बोला गया सहकारी समिति। 44 में बोला गया समान कार्य के लिए समान सिविल संहिता। 45 में बोला गया दोस्तों 6 वर्ष से कम बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। 46 में बोला गया SC ST का प्रबंध। 47 में बोला गया दोस्तों पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में बोला गया याद रखिएगा कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में बोला गया याद रखिएगा पर्यावरण एवं वन संरक्षण। 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में बोला गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में बोला गया दोस्तों याद रखिएगा विदेशी सुरक्षा, विदेशी शांति या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये सभी एग्जाम में आने वाले अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया? ये पंचायती राज का जब भी आएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया, जिसको याद रखिएगा नमक पढ़ने का है। जैसे कि याद रखिएगा दोस्तों नेपाली हो गया, उसके बाद दोस्तों मणिपुरी हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कोकनी हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको एकदम याद रखनी है। वहीं पर दोस्तों 70वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, जैसे आपने 69वां संविधान संशोधन के द्वारा बोला गया कि दिल्ली को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से इसको राजधानी घोषित किया जाता है, उसी तरह दोस्तों 70वां संविधान में बोला गया कि दिल्ली दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और पौंडीचेरी प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों राष्ट्रपति में निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया? दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये दोस्तों हो जाएगा दलविहीन लोकतंत्र, ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश ने याद रखिएगा दोस्तों एक नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। क्या दोस्तों? संपूर्ण क्रांति। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को दोस्तों स्टार्ट हुआ था। उसी के दौरान दोस्तों 0 आवर चलाए गए थे। तो जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। क्या दोस्तों? हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, और यहाँ से दोस्तों ये भाग निकले थे दिवाली के दिन। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 1869 ईस्वी में जन्म हुआ, और ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। वापस कब आए? 1915 ईस्वी में। जब वापस आए दोस्तों तो 1916 ईस्वी में इसने क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1917 ईस्वी में दोस्तों इसने पहला आंदोलन चलाया, जिसको हम लोग बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किया। उसके बाद दोस्तों 1918 में खेरा सत्याग्रह लड़ा। उसके बाद 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन में भाग लिए। उसके बाद दोस्तों 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए। उसके बाद दोस्तों 1922 में दोस्तों याद रखिएगा इनको जेल जाना पड़ा, चोरी चोरा कांड हो गया, जिसमें कि असहयोग आंदोलन को समाप्त किया। उसके बाद दोस्तों 1924 में एक दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन होता है, बेलगांव अधिवेशन, जिसमें दोस्तों इन्हें अध्यक्ष बनते हैं। 1900 दोस्तों याद रखिएगा 24 के बाद 1930 होता है। 1930 में याद रखिएगा दोस्तों गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं, दांडी मार्च को प्रारंभ करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता हो। उसके बाद 1931 में ही दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। उसके बाद दोस्तों 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 1934 में दोस्तों याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट दोस्तों 1942 में दोस्तों महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं, और याद रखिएगा 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो इतना चीज दोस्तों महात्मा गांधी से आपको याद रखनी है। बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा, इसके लिए आप तनिक भी दिक्कत नहीं लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची का विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर, यानी राज्य सूची के विषय पर कौन बनाएगा, तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखेगा 116 में क्या बोला गया, तो याद रखेगा विनियोग विधेयक। क्या दोस्तों, विनियोग विधेयक। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 115 में क्या बोला गया, अतिरिक्त विनियोग, अतिरिक्त तो दोस्तों याद रखेगा विधेयक। 226 में क्या बोला गया, हाई कोर्ट दोस्तों रीट जारी करेगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों किसका अनुच्छेद के तहत, याद रखिएगा 32 अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो का प्रयोग कहा जाता है। ये दोस्तों जब हमने आपको पॉलिटी पढ़ाया था तो उस दौरान आपको सही चीज बताया था कि ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह, और इसने दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों डाक अधिनियम पर दोस्तों ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। वीटो की चर्चा दोस्तों याद रखिएगा संविधान के, याद रखिएगा 3 प्रकार के वीटो होते हैं भारत में दोस्तों। एक होते हैं निलंबकारी वीटो, जिसकी चर्चा संविधान के याद रखिएगा कितना अनुच्छेद में की गई है, तो 111 अनुच्छेद में की गई है। उसके बाद दोस्तों होता है विशेषिक वीटो। क्या दोस्तों, विशेषिक वीटो होता है, विशेषिक वीटो का भारत में प्रयोग नहीं करते राष्ट्रपति। उसके बाद होता है अत्यंतकारी वीटो। क्या दोस्तों, अत्यंतकारी वीटो। और एक होते हैं जेबी वीटो। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों निलंबकारी वीटो हुआ, उसमें दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति अपना सहमति नहीं देते हैं। अत्यंतकारी वीटो हुआ दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति अपना सहमति देते हैं। और जेबी वीटो हुआ दोस्तों कि राष्ट्रपति ना हो अपना संपत्ति देते हैं, ना ही कुछ बताते हैं और अपना पॉकेट में रख लेते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको पॉकेट वीटो बताया गया। ठीक है, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारत के एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यहाँ पर बात आता है दोस्तों राष्ट्रपति का, तो आपका एग्जाम है दोस्तों, तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपको पूछे जाएंगे। तो 52 में बोला गया दोस्तों राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बोला गया दोस्तों भारत का एक कार्यपालिका शक्ति जिसका निहित कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। 54 में बोला गया दोस्तों निर्वाचन मंडल होगा। 55 में बोला गया दोस्तों निर्वाचन पद्धति। 56 में दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। 57 में बोला गया कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होंगे। ठीक है, 58 में बोला गया राष्ट्रपति की बनने की क्या क्या योग्यता होगा। 59 में बोला गया दोस्तों क्या क्या शर्तें होंगे। 60 में बोला गया दोस्तों राष्ट्रपति के बनने का शपथ होगा दोस्तों। और 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। 62 में बोला गया दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति जब दोस्तों 6 माह तक पद पर नहीं रहेगा, यानी उसका चुनाव करना अनिवार्य है। और दोस्तों याद रखिएगा 123 आर्टिकल को जब पढ़िएगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान की चर्चा। अनुच्छेद 71 में दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। 143 अनुच्छेद में बोला गया कि राष्ट्रपति दोस्तों परामर्श सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इतना अनुच्छेद दोस्तों आपको राष्ट्रपति के बारे में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को प्रावधान किए गए। ये दोस्तों अनुच्छेद 15 के कलाउ 4 हो जाएंगे और 16 का कलाउ 4 हो जाएंगे। ठीक है, और ये किए थे किसने, याद रखेगा दोस्तों बीपी सिंह ने। बीपी सिंह उस समय के दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों ओबीसी को जो पिछड़ा मतलब कि जितना भी दोस्तों आरक्षण मिला है मंडल आयोग के सिफारिश पर। और मंडल आयोग का सिफारिश ने कब पेश किया था, तो याद रखेगा 1989 में। और ये दोस्तों पारित कब हुआ था, तो 1993 में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 27% का आरक्षण दिया गया था ओबीसी वर्ग को। वहीं दोस्तों अगर अभी आपको पूछेगा ईडब्ल्यूएस को, तो वो दोस्तों हो जाएगा 15 का कलाउ 6 और 16 का कलाउ 6 से। ये भी याद रखेगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, एस्मिको कंगो बेसिन। एस्मिको दोस्तों याद रखेगा, ये जो दोस्तों याद रखेगा ये दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों याद रखेगा यूरोप में पाए जाते हैं। यूरोप हो गया दोस्तों। और दोस्तों यह कई जगह पाए जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है। तटरेखा दोस्तों किसमें नहीं है, सार्गेसो सागर में तटरेखा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह दिए गए जो देश म्यांमार के संबंधी हैं, यानी कि भारत और चीन को छोड़ के म्यांमार के साथ और कौन सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। वियतनाम भी नहीं करता दोस्तों, मलेशिया भी नहीं करता, मलेशिया भी नहीं करता। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत और दोस्तों म्यांमार। क्या दोस्तों, भारत और म्यांमार याद रखेगा। ये दोस्तों याद रखेगा काला पानी का विवाद दोस्तों किसमें है, भारत और दोस्तों भूटान के बीच है। ठीक है, और भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करता है कितना दोस्तों, 1643 किलोमीटर का सीमा बनाता है। ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। तो भारतीय संसद में दोस्तों लोक लेखा समिति हो जाए या दोस्तों प्रकलन समिति हो जाए, इन सभी अध्यक्ष का दोस्तों कौन मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। लोक लेखा समिति में दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें याद रखिएगा दोस्तों 15 सदस्य की बात करेगा तो ये लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य दोस्तों कहां से होते हैं, तो याद रखिएगा राज्यसभा से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो राज्यसभा में पराजित हो जाएगा सरकार तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के प्रतिनिधियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह। क्या दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता हुए जो दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, बिल्कुल ठीक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, बिल्कुल ठीक है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये नहीं थे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मनमोहन सिंह याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर बात आता है दोस्तों ये रिजर्व बैंक, तो याद रखिएगा दोस्तों रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे रहे हैं। रिजर्व बैंक का दोस्तों गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। और इसको दोस्तों याद रखिएगा, भारत का दोस्तों पूछेगा कि प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा एस बॉर्न स्मिथ था। कौन दोस्तों, एस बॉर्न स्मिथ था। वही दोस्तों सबसे भारतीय पूछेगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा सी डी देशमुख हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और अगर वर्तमान में अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। कौन दोस्तों, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। वह संसद का एक संगठन भाग है, बिल्कुल ठीक है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, तो बिल्कुल ठीक है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता। वह दोनों सदनों के चर्चा में भाग नहीं लेता है दोस्तों। जब कोई भी भाग हो रहा है तो उसमें सदन में चर्चा में भाग नहीं लेगा, तो ये आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा अंबाछिया आलोचनाओं के द्वारा ये दोस्तों नागरिकता पर दोस्तों आप प्रभाव नहीं साध सकते हैं। यहाँ पर बात आता है दोस्तों नागरिकता। नागरिकता याद रखिएगा संविधान के भाग कितना में है दोस्तों, भाग 2 में है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद की बात करेगा तो ये 4 से दोस्तों कहाँ तक आते हैं, तो याद रखिएगा 4 से लेके 11 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। 4 में दोस्तों 5 से 11 तक चर्चा की गई, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 5 में दोस्तों क्या बोला गया कि भारत में दोस्तों अगर आप विभाजन के 5 वर्ष पहले जन्म लिए हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। 6 में क्या बोला गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 6 में बोला गया कि दोस्तों जो लोग भारत से पाकिस्तान आए उसको नागरिकता दी जाएगी। सॉरी, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए तो उसको नागरिकता दी जाएगी। 7 में बोला गया कि पहले जो भारत से पाकिस्तान चल गए, फिर वहाँ पाकिस्तान ठीक नहीं लगा, पाकिस्तान से फिर भारत आए तो उसको नागरिकता जो दिया जाएगा वो अनुच्छेद 7 के तहत दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 में क्या बोला गया, जिसके कि माता पिता भारतीय हैं उसको जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं उसके बच्चे, उसको जो भारतीय नागरिकता दी जाएगी वो अनुच्छेद 8 के तहत। 9 में क्या बोला गया दोस्तों कि याद रखिएगा अगर 7 वर्ष से अधिक आप भारत छोड़कर कहीं विदेश में रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता रद्द की जाएगी। 10 में क्या बोला गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 10 में बोला गया दोस्तों कि आप जो है 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से आपको बर्खास्त किया जाएगा। 11 में क्या बोला गया दोस्तों, तो याद रखिएगा नागरिकता पर जितने भी कानून होंगे वो कौन बनाएंगे, संसद बनाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो भारतीय संविधान का दर्शन कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक है, समाजवादी है, साम्यवादी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जब दोस्तों आपको रूसी क्रांति हुआ था, तो रूसी क्रांति दोस्तों कब हुआ था, तो 1917 में। उसी से दोस्तों याद रखिएगा 3 शब्द लिए गए थे, समाजवादी, राजनीतिक और दोस्तों कल्याणकारी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य का कहीं भी चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। देखिए दोस्तों अगर किसी आप दोस्तों लड़की के बाप से पैसा लेके शादी करते हैं तो आपको बोला जाएगा कि दोस्तों वो असुर विवाह है। क्या है दोस्तों, असुर विवाह है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज दोस्तों ये छोटा प्रैक्टिस सेट हमने आपको अंतिम प्रैक्टिस सेट था इसलिए थोड़ा सा कम प्रश्न रखे गए, जो कि आपको जानकारी हम उतना नहीं दे पाए, आपको दिक्कत नहीं लेना है। लेकिन शाम को जो दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।